अच्छा ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है बच्चों, उसमें ये बेसिकली कनेक्टेड टॉपिक्स हैं आपस में। पहला टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम, उसके बाद उसी से आगे कनेक्टेड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर उससे आगे एक टॉपिक आता है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहले तो बुक पे पेजेस पलट के ये सारे टॉपिक्स एक नज़र देख लें। मोमेंटम, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड देन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट मोमेंटम। मोमेंटम आपने पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, P से इसको डिनोट करते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर होने की वजह से मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन कि मोमेंटम, जिसे सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब चूंकि इसका ताल्लुक मूवमेंट से है, तो हम इसको एक और भी तरह डेफिनेशन देते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। अब यहां पे एक मिसाल दी हुई है कि एक गाड़ी है जो 16 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और गाड़ी का जो मास है वो 2000 किलोग्राम है। तो जब हम मोमेंटम फाइंड करेंगे गाड़ी का, तो हम मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 32,000। आगे यूनिट आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो वो यूनिट तो हम यहां से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बट वी हैव टू डू अ लिटिल मैथ विद दिस यूनिट, ठीक है। इधर देखना जरा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इससे पहले रिकॉल करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन बोलते हैं। अगर मोमेंटम के यूनिट को हम सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड करें, तो हमारे पास एक हिस्सा बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाले सेकंड को हम लिखा रहने देंगे। तो ये जो ब्रैकेट्स में टर्म आई, क्या बन गई? यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स को न्यूटन कहते हैं, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? तो आपने अब से ऑनवर्ड जो मोमेंटम का, यूं कह लें कि फ्लुएंटली जो आपने यूनिट याद रखना है ना, वो न्यूटन सेकंड याद रखना है। क्या यूनिट याद रखना है? न्यूटन सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो मोमेंटम के बारे में यहां तक हम चीजें रिकॉल कर लें कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। इसका बेस यूनिट, अगर वर्ड पूछे ना बेस यूनिट, तो आपने जवाब देना है जी इसका बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर सिंपली कहा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो फिर आपने फटाफट बता देना है कि इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड। यहां तक क्लियर होगी बात? तो ये है इसकी छोटी छोटी सी मेन बातें। अब इसमें अगला फैक्टर आता है कि मोमेंटम विद फर्स्ट लॉ एंड मोमेंटम विद सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब है कि कोई फोर्स नहीं लग रही और अभी एक्सेलरेशन जीरो है, और सेकंड लॉ का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी फोर्स अप्लाई हो रही। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों, तो हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे P इज इक्वल टू mv। इसका मतलब है कि हम यहां पर जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो एक अदद कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक अदद कांस्टेंट। जैसे अभी आपने एक मिसाल ली कि लेट्स से एक 50 kg का मास है और वो 20 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी एक ही वैल्यू रखते हुए जा रही है। तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो 52 का कितना हो जाएगा? 1000, और आगे हम क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकंड। तो ये है मोमेंटम विद फर्स्ट लॉ के जब एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लिहाजा मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन कि मोमेंटम जब चेंज हो तो कौन सा फैक्टर है जो मोमेंटम को चेंज करता है। अब मैं आपके सामने बड़ी सिंपल सी टर्म में लिखूंगा कि F इज इक्वल टू ma। सबको आता है ये फॉर्मूला? F इज इक्वल टू m, और ये फॉर्मूला भी सबको आता है, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t
ठीक है। अब जरा इसको हम और खूबसूरत करके लिख दें, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो ऊपर क्वांटिटीज बनी ये तो मोमेंटम है, mvf भी मोमेंटम है और mvi भी मोमेंटम है। तो हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम को चेंज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला लॉ क्या कह रहा था कि अगर फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। बट अगर मोमेंटम को चेंज करेगी कोई चीज, तो वो चीज क्या है? वो चीज है फोर्स। कि व्हेन एवर वी अप्लाई अ फोर्स, यही बॉडी जो पहले 50 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, इस पे अचानक फोर्स लग जाए तो इसकी वेलोसिटी हो सकता है 20 से बढ़ के 30 हो जाए। तो फिर हम क्या लेंगे? हम चेंज लेंगे। 30 में से 20 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम और सिमेट्रिकली लिख लेते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, अगले जो टॉपिक्स आने हैं वो इसी फॉर्मूला से आगे ट्रीट होने हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जी, एक तो ये इक्वेशन हमने जेन में रख लेनी। इसके बाद इसी फॉर्मूला से एक नई चीज बनती है, एक नया फॉर्मूला बनता है। डेल्टा पी एक तरफ ले रखेंगे और फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। इससे टाइम से। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इस प्रोडक्ट को बच्चों नाम दिया जाता है इंपल्स का। किस चीज का? और याद रखना है, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब तवज्जो से एक बात सुननी है, थोड़ी देर पहले हमने मोमेंटम पढ़ा, इसका यूनिट क्या पढ़ा था हमने? अभी हम पढ़ रहे हैं इंपल्स। इंपल्स बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। फोर्स का यूनिट क्या होगा? टाइम का क्या होगा? तो इसका मतलब है कि मोमेंटम और इंपल्स के यूनिट्स में तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाए और उसमें ये क्वेश्चन पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम यूनिट्स, तो वो पेयर जिसमें मोमेंटम और इंपल्स दोनों लिखे होंगे, दैट विल बी द राइट आंसर। अगला कॉन्सेप्ट आता है कि दोनों यूनिट सेम रखते हैं, तो क्या ये दोनों क्वांटिटीज भी सेम है, या इन दोनों क्वांटिटीज में अगर थोड़ा बहुत फर्क है भी तो वो किस चीज का है? अब इस रिलेशन को, दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं ताकि हम फोर्स इनटू टाइम को जरा और बेहतर समझ सकें। देखिए, हमारे लिए कितना मुश्किल है कि अगर हमें कहा जाए कि भाई आपने छलांग मारनी है फर्श पर घुटनों के बल, तो कोई तैयार होगा इसके लिए? आपको काफी सारी लालच भी दी जाए ना, तब भी आप सोचेंगे भाई जितने पैसे मुझे मिलने हैं उतने तो मेरे घुटनों पे लग जाने। Why we cannot jump on the floor? फ्लोर है हार्ड ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि ये हार्ड है, हमारे घुटने भी हार्ड है, जब हम इस पर टकराएंगे तो अच्छी खासी चोट लगेगी, अच्छी खासी दर्द होगी। और यही आपसे कहा जाए कि बेटा आपने उल्टी कलाबाजी लगाने की प्रैक्टिस करनी है किसी फोम पर, किसी अच्छे बड़े एयर बैग पर, तो आप फौरन तैयार हो जाएंगे। एक तो एंजॉय भी करेंगे आपके, अच्छा चलो नरम सा गद्दा है उसके ऊपर छलांगे छलूंगे मार लेंगे, जैसे आजकल वो बड़े बड़े प्लेस हाउस बने होते हैं, उसमें वो फ्लेक्सिबल सी शीट्स लगी होती हैं, लोग उस पर दौड़ भाग रहे होते हैं। तो डेली लाइफ में ये जो इम्पल्स है, ये हमारे माइंड में रचा बसा हुआ है कि हमें पता है कि हमने दीवार को जोर से पंच नहीं मारना, लेकिन कोई भी नरम चीज है तो हम उसके ऊपर चाहे खुद भी जाके टकरा जाए। तो एक्चुअल में देयर इज अ मैनेजमेंट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मैनेजमेंट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जितने भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो टाइम होता है रिएक्शन का वो बहुत कम होता है, लिहाजा वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं। और जितने भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टाइम ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बहुत कम हो जाता है। सो जब आप किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे होते हैं तो उसका रिएक्शन आने में वक्त लगता है, टाइम जितना ज्यादा लगेगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। और अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे तो टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा और फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये चीज अभी हम और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर
दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू या इज नोन एज इम्पल्स। यहां पर दो एमसीक्यूज आते हैं, बी क्लियर इन दैट। एक एमसीक्यू आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तब आपने जवाब देना है फोर्स। क्या जवाब देना है? फोर्स। और अगर आए सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फिर आपने जवाब देना है इम्पल्स। अगेन अगर साथ वर्ड रेट ऑफ चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या था? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका जवाब क्या है? फोर्स। बट सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? इम्पल्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो ये दोनों बातें अपने पास नोट कर लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका आंसर फोर्स होगा, और सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका आंसर इम्पल्स होगा। हाँ जी, चलें आगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, और सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स आ जाएगा। अब आपकी बुक पर ये एक इमेज बना हुआ है, एक डायग्राम बनी है कि एक पाँव है जो जोर से एक स्टोन में बज रहा है, और उसका जो रिएक्शन टाइम है वो 1/100 सेकेंड्स है। एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा। अब एक सेकंड कितना छोटा सा टाइम होता है, लेकिन उसको भी 100 मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो दैट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ अ स्टोन। अब ये टाइम बहुत स्मॉल है तो स्टोन से लगने वाली फोर्स बहुत ज्यादा होगी। यही वजह है कि हमें वो फोर्स जो है वो अच्छा खासा तकलीफ देगी। दूसरी तरफ एक फुटबॉल को हिट हो रही, और फुटबॉल का जो रिएक्शन टाइम है वो 1/10 सेकेंड्स है। 1/10 सेकेंड्स इसके मुकाबले में तो बहुत ज्यादा टाइम है। तो यहां पर टाइम की वैल्यू बढ़ गई है, लिहाजा फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और चोट पहुंचने, तकलीफ पहुंचने का जो सारा क्रेडिट है वो फोर्स को जाता है। फोर्स ज्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिकली तकलीफ भी ज्यादा होगी, फोर्स कम लगेगी तो तकलीफ भी कम होगी। इस सिनेरियो को हम ले जाते हैं एक और अनदर लेवल पर, कि एक शख्स एक बिल्डिंग से कूद पड़ा है, ठीक है, और सबसे पहले हम कह लेते हैं कि उस बिल्डिंग की हाइट है जी 20 मीटर्स। अब पहला काम ये करना है कि ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते उस पर्सन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब चूंकि वो यहां पर ड्रॉप कंडीशन में था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, तो हम ये vi को क्या कंसीडर कर लेंगे? 0। हमारे पास आएगा 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर, और vf इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो vf इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 20, यह आएगा अंडर रूट 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो लें जी, ये बंदा जब यहां पर टकराने वाला होगा ना, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी होगी? 20 मीटर्स पर सेकंड। अब वेलोसिटी याद रखनी है आपने, ठीक है। और जिस तरह का ये मोटा ताजा लग रहा है, हम इसका मास तकरीबन 50 kg सपोज कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो एक पर्सन जिसका मास 50 kg है, जब ये 20 मीटर वाली हाइट की बिल्डिंग से नीचे गिरेगा, तो राइट एट द ग्राउंड, राइट एट द बॉटम, इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स या इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये भी हम दोनों चीजें देखेंगे कि ये बचेगा कि नहीं, इसको हम बचाएंगे भी और इसको हम दफनाएंगे भी, ठीक है। नाउ सी, लेट्स से कि ये पर्सन अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, इसका मास 50 kg है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। राइट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, अब देखें ऊपर फर्श नहीं था, नीचे एक संगे मरमर का फर्श ऐड किया हुआ मैंने, एक हार्ड ऑब्जेक्ट है। अब हार्ड ऑब्जेक्ट पे जब वो टकराएगा तो जस्ट इमेजिन कि क्या हो सकता है। तो बच्चों इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? 0 हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस जगह पर मास तो इसका वही है 50 kg, लेकिन अभी हमने फाइंड की कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पर इसका जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो 50 मल्टीप्लाई बाय 20, 50 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर इज 1000 न्यूटन सेकेंड। तो कैन यू टेल व्हाट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम? फाइनल
माइनस इनिशियल फाइनल मोमेंटम 1000 न्यूटन सेकेंड्स और इनिशियल मोमेंटम 0 न्यूटन सेकेंड्स। तो जी डेल्टा पी का आंसर हमारे पास आ गया 1000 न्यूटन सेकेंड्स। यहां तक हजम हो गई चीजें। अब हमें पता है कि डेल्टा पी तो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। इसका मतलब है कि 1000 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब नीचे जो फ्लोर है वो मार्बल फ्लोर है। मार्बल फ्लोर एक हार्ड ऑब्जेक्ट है। ऊपर हमने पढ़ा कि हार्ड ऑब्जेक्ट का रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हम वही टाइम यूज कर लेते हैं जो 1/100 सेकेंड था। तो ध्यान इधर रखना है, फोर्स लिखा रहने दें, टाइम को लिखते हैं 1/100 सेकेंड्स और इस तरफ 1000 न्यूटन सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरोस तो पहले ही हैं, 2 साथ और ऐड हो जाएंगे और साथ यूनिट देख के परेशान हो जाएंगे हम। 1 लाख न्यूटन की फोर्स लगेगी उस बंदे पर, क्या बचेगा उसका? सिर्फ देगी बचेगी पीछे, और क्या बचेगी? ठीक है ना, 4 कुल पढ़ेंगे उसके हम। तो जब ये बंदा एक हार्ड ऑब्जेक्ट से यानी मार्बल फ्लोर से आगे टकराएगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट और अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जिंदगी बचानी पड़े, ठीक है, तो नाउ यू मे कंसीडर द सिचुएशन कि इसका डेल्टा पी क्या था? इसका डेल्टा पी था जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 1000 न्यूटन सेकेंड्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम कहते हैं जी मोल्टी फॉर्म ने कोई ऐसा जबरदस्त फॉर्म बना दिया है कि जब बंदा इस पे गिर रहा है ना तो उसको दबते 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 कोई लेट से एटलीस्ट 4 सेकेंड्स लग जाते हैं। ठीक है, यानी टाइम अब बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है। तो हम लिखेंगे जी 1000 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय 4 सेकेंड्स। सेकेंड से सेकेंड, अब यहां पे फोर्स डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा 4, तो 250 न्यूटन फोर्स रह जाएगी इक्वल्स टू एफ। और इतनी फोर्स से बंदे की जान नहीं निकलेगी, लेकिन तना ही निकलेगा थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं होगा, बंदा बच जाएगा। तो यही हमारे साथ डेली लाइफ में होता है कि जब हम किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे होते हैं तो रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता है। यानी कोई यहाँ पे तकिया पड़ा हो तो आप उस पर हिट करेंगे तो तकिए ने पहले दबना है, जब तक वो पूरा दब नहीं जाएगा, स्टिफ नहीं होगा, वो आपको रिएक्शन नहीं देगा। टाइम बढ़ जाएगा, जो आपके पास फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो डेली लाइफ में देखें, ये गाड़ियों में जो एयर बैग्स आते हैं, ठीक है, वो गाड़ियों में एयर बैग जब आके हिट होती है गाड़ी तो एयर बैग फौरन इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। और जो बंदा है, ड्राइवर है, वो बजाय स्टीयरिंग यानी हार्ड ऑब्जेक्ट में बजने की बजाय वो एयर बैग में बजता है, जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाता है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो यहां तक हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, मोमेंटम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और दूसरा हिस्सा है इम्पल्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इसमें आपकी बुक पे साइड पे एक हेलमेट की भी एग्जांपल है, और एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो गंजा सर होता है उस सर को फाड़ने के लिए 5 न्यूटन फोर्स काफी होती है, जिस सर पे बाल नहीं होते, और जिस पे बाल हो उसको फाड़ने के लिए एटलीस्ट 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। यानी बालों का इतना मेजर रोल है सर पर कि जो पत्थर बजे तो 10 गुना ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। अगर बंदे का सर गंजा है ना तो उसकी निस्बत 10 गुना ज्यादा फोर्स चाहिए। तो बाल क्या कर रहे हैं? बाल एक सॉफ्ट सरफेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी चीज बजेगी पहले वो रिएक्शन टाइम क्रिएट करेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और बंदा बच जाएगा। यहां तक क्लियर? इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सबसे पहले हमें जिस चीज को समझना है वो एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी लिखी है स्टार्टिंग में ही, एन आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम on which no external force act is known as a isolated system। isolated system की एग्जांपल्स यहां पर बड़ी इजी सी हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है जी? ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट के साथ हीट भी ट्रांसपोर्ट करे, मैटर भी ट्रांसपोर्ट करे, इसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। दूसरी टाइप होती है क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम, अब देखें ऊपर एक ढक्कन सा आ गया, वो इसको
फॉरबिड कर रहा है कि अब ये मैटर नहीं ट्रांसफर कर सकता एनवायरनमेंट को, लेकिन क्या ट्रांसफर कर सकता है? हीट। और थर्ड नंबर पे आप अपने डिजायर्ड सिस्टम को देख रहे हैं जिसको हर तरफ से कवर कर दिया है कि नाइदर इट कैन ट्रांसपोर्ट हीट नाइदर इट कैन ट्रांसपोर्ट मैटर। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? अब आइसोलेटेड सिस्टम में यहां पर एक वर्ड लिखा है एक्सटर्नल फोर्स, और लिखा है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। सारी कहानी आप एक इक्वेशन से समझ जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन लिखी F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, यानी F क्या होगा? 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा P इक्वल्स टू 0 होगा। और डेल्टा P 0 होने का मतलब है कि PF माइनस PI इज इक्वल टू, और इसका फाइनल मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा किसके? इनिशियल मोमेंटम के। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन सेकंड के मोमेंटम से ट्रेवल कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तो वक्त गुजरता जाएगा और वक्त गुजरने के बाद भी इसका मोमेंटम क्या रहेगा? 20 न्यूटन सेकंड। यही इसका फाइनल मोमेंटम और ये इसका, और ये सब पॉसिबल कब हुआ? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। क्लियर होगी बात यहां तक? इस लॉ को प्रूव करने के लिए एक बड़ी आसान सी एग्जांपल, यहां पर इसकी पहले तो डेफिनेशन आ गई कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, the total momentum in a system remains the same if no external force act on the system। इस लॉ को जब हमने प्रूव कर लेना है तो एटलीस्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो इस लॉ की इक्वेशन से प्रूव होने, और बड़े आसान भी हैं और ये लॉ भी समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहां आपके सामने देयर इज अ सिस्टम ऑफ 2 बॉल्स। ये 2 बॉल्स हैं, थोड़ी देर बाद ये आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद दोबारा एक नई वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द कंप्लीट सिचुएशन। बास्केटबॉल और फुटबॉल में ये 2 वर्ड्स यूज करूंगा। बास्केटबॉल इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v1 एंड बास्केटबॉल हैज अ मास m1। उससे आगे आगे देयर इज अ फुटबॉल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 एंड हैव मास m2। अच्छा, what will be the momentum of basketball? m1 v1। what will be the momentum of football? m2 v2। अच्छा, यहां पर मैं बास्केटबॉल का वेक्टर थोड़ा लेंथी करके ये बता रहा हूं कि बास्केटबॉल जरा ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है बनिस्बत फुटबॉल के। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी इंटरवल पर जाकर बास्केटबॉल हिट करेगी किसको? फुटबॉल को। बास्केटबॉल फुटबॉल पे फोर्स लगाएगी F, जिसकी वजह से रिएक्शन मिलेगा बास्केटबॉल को F डैश। एक हो गया एक्शन और एक हो गया रिएक्शन, और इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं बट ऑपोजिट होते हैं। तो ये छोटा सा रिलेशन दिमाग में रखना है क्योंकि आगे इसका काम आएगा हमारे पास कि F डैश इज इक्वल टू माइनस F। अच्छा जी, बास्केटबॉल ने फुटबॉल को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद ये दोबारा अपनी अपनी डायरेक्शन में चल पड़े। अब की बार कुछ डिफरेंट हुआ। जो फुटबॉल था उसकी वेलोसिटी यानी नई वेलोसिटी, उसको हम कहेंगे v2 डैश, v2 डैश, अनदर न्यू वेलोसिटी। और जो बास्केटबॉल जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो है v1 डैश। अब आप दोनों वेक्टर्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बास्केटबॉल की वेलोसिटी पहले से क्या होगी? कम, और फुटबॉल की वेलोसिटी पहले से। उसकी वजह कि बास्केटबॉल ने अपना जो इजाफी मोमेंटम था वो किसको ट्रांसफर कर दिया है? फुटबॉल को। सो अब इस पूरे सिनेरियो में, पूरी सिचुएशन में हमने प्रूव करना है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर है, क्योंकि यहां पर सिवाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कोई और लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा या कोई और एक्स्ट्रा फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक एक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और एक रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, यहां पर बास्केटबॉल का मोमेंटम लिख सकते हैं m1 v1 डैश और फुटबॉल का m2 v2 डैश। तो हम अपनी कैलकुलेशन को एक सिमेट्री से शुरू करते हैं। हम यहां पर लिखते हैं फॉर
बास्केटबॉल। जब आप टॉपिक में लिखेंगे आप लिखेंगे फॉर बॉल 1 और फिर लिखेंगे फॉर बॉल 2। यहां पर हम जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर बास्केटबॉल एंड फॉर फुटबॉल। फॉर बास्केटबॉल F डैश मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू M1 V1 डैश माइनस M1 V1। अब पहले इस इक्वेशन को हजम करना है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होता है MVF माइनस MVI। अब बास्केटबॉल की जो फाइनल मोमेंटम है वो यहां लिखा हुआ है M1 V1 डैश, और बास्केटबॉल का जो इनिशियल मोमेंटम है वो इस जगह पर लिखा हुआ है M1 V1। तो हमने किया क्या है, बास्केटबॉल के फाइनल मोमेंटम में से उसके इनिशियल मोमेंटम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद जो सेकंड वर्किंग है वो हम करेंगे फुटबॉल के लिए, फॉर फुटबॉल। फुटबॉल के लिए हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू M2 V2 डैश माइनस M2 V2। आई एम होपफुल कि अब समझ आ गई होगी आपको कि बास्केटबॉल के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, सेम इसी तरह फुटबॉल के लिए भी फाइनल माइनस इनिशियल। इसको बच्चों हमने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। नाउ फर्दर हम इक्वेशन 1 में ऐड करने लगे हैं इक्वेशन 2 को। सबसे पहले लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, F डैश मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस F मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये होगी लेफ्ट साइड्स। राइट साइड्स M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2। समझ आ गई सब इक्वेशन? अच्छा, अब जरा मुझे तवज्जो से जवाब देना है। F डैश मल्टीप्लाई बाय F डैश प्लस F, और इसमें से हम टाइम कॉमन ले सकते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको हम थोड़ा सा तरतीब से लिख देते हैं M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश माइनस M1 V1 माइनस M2 V2। सिंपली प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ। अब माइनस F प्लस F इनटू टाइम। यहां पे क्या किया मैंने, ऊपर मैंने मेंशन किया कि जो F डैश है वो इक्वल टू F है बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमने यहां पर उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए F डैश की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस F। बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश माइनस M1 V1 माइनस M2 V2। तो ये सिचुएशन सारी, और इसके जीरो होने से वही बात दोबारा सामने आ जाएगी कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो इस सिस्टम की पूरी लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, और राइट साइड पे वही M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश माइनस M1 V1 माइनस M2 V2। लेकिन जी अब हम अपने गोल के बिल्कुल नियर पहुंच गए। अब ये जो माइनस वाली टर्म्स है उसको हम इस तरफ ले आते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2। तो गौर करें, ये सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम नहीं, इनिशियली M1 V1 प्लस M2 V2 ये है सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये किसके इक्वल आ रहा है, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, टोटल फाइनल मोमेंटम। वी हैव प्रूव्ड इट। तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जल्दी से जरा अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 निकालना है आपने। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है बच्चों के, वो कहता है कि हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, एक स्प्रिंग है जिसके दोनों तरफ हमने मास अटैच किए हुए M1 एंड M2। पहले ना हमने इस M1 और M2 वाले मास को आपस में बांध रखा है, यानी स्प्रिंग अभी हरकत नहीं कर सकता, स्प्रिंग अभी मूव नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हम इस धागे को काट देते हैं जिससे हमने उसे बांधा हुआ था,
और जैसे ही हम इसे कट करेंगे m1 v वेलोसिटी के साथ अपनी डायरेक्शन में, m2 v2 वेलोसिटी के साथ अपनी डायरेक्शन। हम इसे v1 डैश और v2 डैश कह लेते हैं क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटीज को इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या यहां पर कोई इनिशियल वेलोसिटी थी? 0। यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब हम लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 0, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो जी टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0। अब राइट साइड पर देखें m1 v1 डैश के बाद मैं लिख रहा हूं माइनस m2 v2 डैश। उसकी रीजन, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक, अगर मास 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया है तो मास 2 किस तरफ गया है? तो मास 1 का मोमेंटम पॉजिटिव और मास 2 का मोमेंटम क्या कंसीडर होगा? नेगेटिव कंसीडर होगा। अब हम लिख सकते हैं कि m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश, और फाइनली यहां से एक रेशो बनी v2 डैश बाय v1 डैश इज इक्वल टू m1 बाय m2। अब मुझे बताएं वेलोसिटी और मास का रिलेशन डायरेक्ट आ रहा है कि इनवर्स आ रहा है? इनवर्स आ रहा है। तो यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट आपने याद रखना है कि अगर सिस्टम का मोमेंटम क्या रहे तो वेलोसिटी हैज एन इनवर्स रिलेशन विद द मास। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास एक तरफ एक बड़ा बॉक्स और दूसरी तरफ स्प्रिंग के साथ एक छोटा बॉक्स अटैच है, तो जब ये दोनों ट्रेवल करेंगे तो जो स्मॉलर बॉक्स है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जो हैवियर बॉक्स है उसकी वेलोसिटी कम होगी। सो अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो भारी जिस्म कम स्पीड से ट्रेवल करेगा और जो हल्का जिस्म है वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास मास और वेलोसिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। न्यूमेरिकल समझ आ गया? अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 एक काफी लंबी सी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल है, ऐसे ही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट यही है कि अ बॉय यूजेस अ फायर क्रैकर। ये स्टेटमेंट है ना। अब इस न्यूमेरिकल को समझना, ये भी सेम उसी तर्ज पर जिस पे पिछला हमने न्यूमेरिकल किया। ध्यान सबका इधर रहे। देयर इज अ बॉय जिसके हाथ में एक टिन कैन पकड़ा हुआ है। टिन कैन जैसे ये पेप्सी कोका कोला का टिन कैन होता है, और इसका जो मास है वो है 40 ग्राम। इस टिन कैन के अंदर एक छोटा सा पटाखा जला के रखा हुआ उसने, और उसने टिन कैन के नीचे एक वुडन ब्लॉक लगा दिया जिसका मास m2 है 200 ग्राम। ठीक हो गया? अच्छा, वो क्या करता है कि इस पूरे सिस्टम को, द सिस्टम ऑफ टिन कैन एंड वुडन ब्लॉक, वो ऊपर हवा में उछाल देता है। हवा में उछालता है तो कहता है कि जब ये दोनों चीजें अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी, जो पटाखा था वो एक्सप्लोड कर गया। अब पटाखा जब एक्सप्लोड करे तो ऑब्वियसली वो फोर्स जनरेट करेगा। वो कहता है उसकी वजह से जो वुडन ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड निकली। और जाहिर बात है कि टिन कैन भी मूव किया होगा, उसकी वेलोसिटी को v1 डैश कह लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमें ये नहीं मालूम कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये हमने फाइंड करनी। उसने जब इस सिस्टम को फेंका तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ, हाईएस्ट पॉइंट। क्या यूज हुआ? हाईएस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं? 0 हो जाती हैं। तो असल में उसने हाईएस्ट पॉइंट पर हमें यह समझाने की कोशिश की है कि सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 है, लिहाजा फाइनल भी क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे उसी इक्वेशन से जो भी हम पढ़ के आए हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इनिशियल मोमेंटम
इधर भी इनिशियल मोमेंटम m1 v1 डैश के साथ लिख रहे हैं माइनस m2 v2 डैश। वाई माइनस कि वुडन ब्लॉक मूव किया है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, और टिन कैन मूव करेगा ऊपर की तरफ, अपर डायरेक्शन क्या होती है। तो ये हमने वेक्टर होने का फायदा उठाया है। यहाँ पर पॉजिटिव साइड पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव साइड नेगेटिव रखेंगे। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे क्या आ गया 0, राइट साइड पे आ गया जी m1 v1 डैश माइनस m2 v2 डैश। फाइंड हमें क्या करना है v1 डैश, तो हम यहाँ पे लिखते हैं m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश, और v1 डैश के लिए हम करते हैं m2 v2 डैश डिवाइडेड बाय m1। अब m2 कितना है 200 ग्राम, m1 कितना है 40 ग्राम, वेलोसिटी कितनी है 3, तो v1 डैश बुक पे आंसर देखें 15 मीटर्स पर सेकेंड। जब लेफ्ट साइड पर 0 हो, जब लेफ्ट साइड पर 0 हो और राइट में कोई एक टर्म नेगेटिव हो रही हो, तो आप उसको इस तरफ लाकर क्या कर सकते हैं पॉजिटिव। दोनों में से किसी को भी इस तरफ ले आएंगे तो टोटल इक्वेशन क्या कंसीडर होगी, पॉजिटिव ही कंसीडर होगी। तो देखें हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई परेशानी यहां तक, सिस्टम ओके हो गया। बस लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, मैं क्वेश्चंस का आंसर करता हूं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 8, 2 मिनट में न्यूमेरिकल हो जाना। एक बड़ा सा ट्रक है, ट्रक बड़े ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। इस ट्रक का जो मास है m1 वो है 2500 किलोग्राम एंड द ट्रक इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। आगे एक गाड़ी, कोई बंदा गलत पार्क कर गया, गाड़ी का मास 1000 kg है और गाड़ी अभी रेस्ट पर है। ये जो ट्रक है, ये ड्राइवर सो रहा था, इस ट्रक ने आकर गाड़ी को टक्कर मारी और खुद भी आगे से डैमेज हो गया और गाड़ी भी जो है बेचारी वो थोड़ी सी बची रह गई और ये दोनों आपस में चिपक गए। अब ये दोनों मिल मिलाकर इकट्ठे ही आगे चल रहे, यानी ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी और ट्रक अब गाड़ी को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है अपने साथ ही, तो दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग कंसीडर नहीं होंगी। नाउ बोथ विल बी ट्रेवलिंग विद द कॉमन वेलोसिटी। नाउ वेरी सिंपल, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। पहला काम आपने यही करना है, इक्वेशन पूरी लिखनी, उसके बाद समझना है कि अब कौन सी चीजें हैं और कौन सी नहीं। आई एम राइटिंग m1 v1, लेकिन मैं यहां पर इसको नहीं लिख रहा क्योंकि इसने क्या हो जाना, गाड़ी जो है वो रेस्ट पर है। दूसरी तरफ m1 प्लस m2 और बाहर हम वेलोसिटी कॉमन ले रहे हैं क्योंकि बोथ आर ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, तो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश एंड कॉल इट v। अब हमने ये v फाइंड करना है, तो इस v को फाइंड करने के लिए m1 v1 को डिवाइड कर देते हैं m1 प्लस m2 पर। m1 कितना है 2500, v1 कितना है 21 और नीचे 2500 प्लस 1000। सॉल्व आप कर लेंगे, बहुत ज़हीन बच्चे हैं। फाइनल आंसर इसका भी 15 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। टॉपिक लेक्चर सारा समझ आ गया, ठीक है। तो हमने थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिया है आज, लेकिन एक सीक्वेंस में चूंकि बातें चल रही थी इसलिए न्यूमेरिकल करने से चीज़ें और ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाती।